जय हिंद। अब तक हमने वीसीआर साइकिल जो था उसके 2 कर लिए, 2 साइकिल हमने करके देख लिए। अब हम तीसरा साइकिल करेंगे कि 2 साइकिल कौन कौन से कर लिए, जब इसके लास्ट में, कंप्रेसर के लास्ट में जो वेपर है वो ड्राई सेचुरेटेड हो, एक तो ये किया था, एक सुपर हीटेड हो, ये किया था। अब हम आगे वाला जो करेंगे वो करेंगे इवेपोरेटर जो है हमारा, इवेपोरेटर। जब इवेपोरेट हो, इवेपोरेटर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट है वो इवेपोरेट हो, तो जो उसका आउटपुट पॉइंट है, आउटपुट पॉइंट कौन सा होगा, जो कंप्रेसर में जाएगा। तो ये क्या करे, जब इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट है लिक्विड था वो हीट गेन करे, इतनी हीट गेन कर ले कि वो सुपर हीट हो जाए। तो इसलिए लिखा है कि आउटपुट ऑफ इवेपोरेटर इज सुपर हीटेड, कि इसका जो आउटपुट है वो सुपर हीटेड हो। तो सबसे पहले हम जो हमारा पुराने वाला डायग्राम है वो बनाते हैं। तो जो हमने टीएस डायग्राम बनाया था वो इस प्रकार बनाया था। यहाँ से फिर हमने खींचा था कांस्टेंट लाइन, और फिर यहाँ से ये सुपर हीट हो गया, और फिर यहाँ से ये था, और यहाँ से ऐसे इसे मिला दिया, और यहाँ से ये ऐसे था। ठीक है, थोड़ा सा ये वक्र टाइप में होगा, इस प्रकार से बना दो ऐसे। तो ये हमारा था 4, ये था 1 नंबर पॉइंट, ये था 2 नंबर पॉइंट, और ये 3 नंबर। अब इसने कहा है इवेपोरेटर के अंदर ये सुपर हीट हो जाए, यानी सुपर हीट होने का मतलब यहाँ 4 से 1 तक। अब देखो 4 से 1 प्रोसेस में हुआ क्या था, 4 से 1 में हीट गेन की थी, प्रेशर कांस्टेंट था। तो जब ये हीट गेन करता है, और ये देखो यहाँ 4 से 1 हीट गेन कर रहा है, यहाँ मैं क्यों लिख देता हूँ। और प्रेशर क्या है हमारा, प्रेशर, ये प्रेशर लाइन भी देखती है, ये इसके अंदर जो है हमारा प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ टेम्परेचर भी कांस्टेंट है क्योंकि फेज चेंज हो रही है। लेकिन 1 नंबर आने के बाद फेज तो चेंज होगी नहीं, क्योंकि अब वेपर कन्वर्ट हो गया वेपर में। अब वेपर से ये सुपर हीट में बदलेगा, मतलब सुपर वेपर में बदलेगा एक तरह से। तब क्या होगा, अब टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसलिए इसे बोला है सुपर हीटेड वेपर में है ना। तो ये क्या है, अब टेम्परेचर इसका राइज हो गया, तो ये हमारा हो गया 1 डेज। यानी अब जो इसके इस प्रोसेस के अंदर जो हमारा ये इवेपोरेटर काम करेगा वो 4 से 1 डेज तक काम करेगा, 4 से 1 डेज तक। और इसके बाद में यहाँ पे फिर क्या होगा, कंप्रेस होगा तो टेम्परेचर राइज होगा, और ये चलेगा अब यहाँ तक, और ये आगे फिर ऐसे। तो ये हमारा हो गया 2 डेज। तो अब आप एक चीज देखो, पहले हमारा इवेपोरेटर यहां तक था, अब इवेपोरेटर इतना और बढ़ गया, तो ये जो बढ़ा है इसे बोलते हैं सुपर हीटिंग, इसे बोलते हैं सुपर हीटिंग, सुपर हीटिंग, ये है सुपर हीटिंग। यानी इतना ये सुपर हीट हुआ है ना इवेपोरेटर के कारण। तो जो अब ध्यान रखना, आपका ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है कि सुपर हीटिंग कहाँ होती है। तो सुपर हीटिंग कहाँ होती है, इवेपोरेटर के अंदर। इवेपोरेटर के अंदर सुपर हीटिंग हो रही है ना, 4 से 1 क्या था हमारा इवेपोरेटर। तो अब यहाँ इफेक्ट कौन कौन से पड़ रहे हैं ये देखो। तो यहाँ 4 से 1 हमारा क्या था, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट था, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। लेकिन अब वो 4 से 1 डेस हो गया, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ा या घटा, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ता है कब, जब सुपर हीटिंग होती है। ठीक है, दूसरा वर्क इनपुट पहले 1 से 2 था, अब 1 डेज से 2 डेज है। ये देखने में सेम लगता है, लेकिन ये डिपेंड करता है रेफ्रिजरेंट पे। वर्क इनपुट डिपेंडिंग ऑन रेफ्रिजरेंट पे ये डिपेंड करेगा कि वर्क इनपुट हमें कम देना है या ज्यादा देना है। इसलिए हम ये नहीं बता सकते कि सुपर हीटिंग के अंदर सीओपी बढ़ेगी या घटेगी। तो हम सीओपी को डिफाइन नहीं कर सकते यहाँ पे, लेकिन एक बात पक्की है कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ेगा। लेकिन हमें एक चीज का तो पता है कि जो हमारी सीओपी होती है वो होती है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन में वर्क इनपुट। यानी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ेगा तो सीओपी बढ़ेगी, वर्क इनपुट बढ़ेगा तो सीओपी घटेगी। लेकिन हमें पता है कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट तो बढ़ रहा है, लेकिन इसका पता नहीं है, हो सकता है ये बढ़ जाएगी तो हो सकता है सीओपी में कोई चेंज ना हो सकता है ज्यादा बढ़ जाए तो सीओपी घट जाए, हो सकता है ये ना ही बढ़े, हो सकता है कम हो जाए। तो इसलिए हम यहाँ सीओपी डिफाइन नहीं करते, सीओपी का पता नहीं होता कि बढ़ेगी या घटेगी। तो ये हमारा होता है सुपर हीटिंग। और ये जो ये इसका कौन सा डायग्राम हो गया, वीसीआर डायग्राम हो गया, जब इवेपोरेटर के आउटपुट पर सुपर हीटिंग हो तब। ठीक है, अब इसका आप ये भी बना सकते हो
पीएच डायग्राम। तो हमारा जो पहले पीएच डायग्राम था, पहले हम वो बना लेते हैं पुराने वाला। तो उसमें क्या था, यहां से और 1 नंबर पॉइंट यहां तक था, 4 से 1 नंबर पॉइंट। इसके बाद में हमारा दूसरी प्रोसेस थी आइसोबारिक, यानी प्रेशर ये जो है ये कांस्टेंट रहना चाहिए। प्रेशर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। तो अब हमें प्रेशर कांस्टेंट रखना है, तो लाइन कौन सी आएगी, सीधी आएगी। दूसरा हमारा दूसरा कौन सा था, आइसोबारिक हीट रिजेक्शन, हीट रिजेक्ट कराई जा रही थी। तो हमारी जो ये लाइन थी ये हमारी आई थी सीधी, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और ये हमारा पॉइंट कौन सा हो गया, अब सुपर हीटिंग है ना, तो एक बार रुको, यहां पे पॉइंट आने के बाद अब ये जो है यहां से जाएगा सीधा और सुपर हीटर में, ये इसके अंदर से नहीं जाएगा। ये थोड़ा क्या है कि डायग्राम गलत बना हुआ है। अब आप इसमें देखो, यहां से यहां तक हमारी प्रोसेस है 4 से 1। इसके बाद में क्या होगा, एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन ये तो एंथैल्पी है, एंथैल्पी तो बढ़ेगी। तो हमारा ये डायग्राम कुछ ऐसे आ जाएगा। उसके बाद में क्या है, ये हमारा 1 से 2 पॉइंट। अब 2 से 3 प्रोसेस थी आइसोबारिक यानी प्रेशर कांस्टेंट, तो हमारी ये लाइन आएगी सीधी ऐसे। आपको डायग्राम इसी प्रकार याद रखना है। उसके बाद में हमारी जो प्रोसेस है 3 से 4, ये आइस एंथैल्पी का यानी एंथैल्पी कांस्टेंट है, तो ये हमारी लाइन बिल्कुल सीधी आएगी, बिल्कुल सीधी ऐसे। अब हम जो अभी देख रहे हैं वो है हमारा सुपर हीटेड कहां पे, इवेपोरेटर के आउटपुट पर। तो अब देखो यहां ये सुपर हीट होगा, तो यहां तक आने के बाद अब ये क्या होगा, सुपर हीट होगा, तो एंथैल्पी बढ़ रही है। प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर पे काम करता है, इसलिए ये देखो लाइन सीधी आई है। लेकिन यहां हमने लाइन ऊपर लगाई थी क्योंकि ये यहां टेम्परेचर था, अब यहां प्रेशर है, तो प्रेशर पे ये लाइन सीधी आएगी और ये हमारा चला जाएगा 1 डैश पे, और ये सुपर हीट हो गया। अब यहां से हमने कंप्रेस किया और ये चला गया यहां पे, और कंप्रेसर के बाद कंडेंसर काम करेगा, ये भी कांस्टेंट प्रेशर पे करेगा, इसलिए ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन आ गई 2 डैश। तो ये हमारा रीजन है, ये कौन सा हो गया, सुपर हीटिंग हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये। तो अब अपने करते हैं आगे वाला पॉइंट, इससे आउटपुट ऑफ कंडेंसर इज सबकूल्ड लिक्विड। अब देखो, इवेपोरेटर ने जब आउटपुट दिया था तो उसने सुपर हीट कर दिया था, ये केस हमने कर लिया। अब जो कंडेंसर है ये ठंडा कर दे बहुत ज्यादा, यानी सब कूल कर दे, सब कूलिंग दे दे, तब क्या होगा। तो अब इसका भी हम डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम टीएस डायग्राम सब कूलिंग के लिए, तो हमने देखा यहाँ पे ऐसे, तो अपने ऐसे करते हैं, ये इतना बनाना पड़ेगा, इसे ही कर लेते हैं आगे। तो देखो मैं यहाँ अभी इसका सुपर हीटिंग हटा रहा हूँ और यहाँ मैं कर देता हूँ इसका कूलिंग वाला इफेक्ट, क्या पड़ेगा। देखो ये हमारा है 2 नंबर पॉइंट, और यहाँ से होने लगता है ये कंडेंसर स्टार्ट। अब कंडेंसर क्या करेगा, सब कूलिंग करेगा। देखो आउटपुट ऑफ कंडेंसर इज सबकूल्ड लिक्विड, तो ये क्या करेगा, कंडेंसर का जो आउटपुट है, कंडेंसर का आउटपुट कौन सा है, 3 नंबर पॉइंट। अब यहाँ पे सब कूलिंग करनी है, यानी और ज्यादा ठंडा कर देगा। तो ये जब ठंडा करेगा तो टेम्परेचर कम होगा ना, तो यहाँ तक तो क्या था, इसमें तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है क्योंकि फेज चेंज हो रही है। अब यहाँ लिक्विड हो गया, अब लिक्विड के बाद उसे और ठंडा किया जा रहा है तो टेम्परेचर कम होगा। तो अब लिक्विड के बाद नहीं उसे और ठंडा कर दिया, तो ये हमारा टेम्परेचर कम हो गया इतना। टेम्परेचर कम होगा तो एंट्रोपी भी कम होगी, ठीक है भाई। उसके बाद में हमारे पास ये पॉइंट आ गया 3 डैश, या आप इसे ऐसे दर्शा दो क्योंकि ये थोड़ा इसे सही बनाते हैं ऐसे। अब क्या करेंगे, इसे और ठंडा करेंगे, तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा 3 डैश। हमारे पास 3 डैश पॉइंट आ गया, इसे और ठंडा कर दिया क्योंकि देखो टेम्परेचर कम कर दिया ना, है तो लिक्विड ही, तो लिक्विड है और टेम्परेचर कम कर दिया, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में 3 से 4 प्रोसेस, 3 से 4 आइस एंथैल्पी कांस्टेंट है लेकिन एंट्रोपी कांस्टेंट नहीं है, तो हमारे पास ये लाइन ऐसे आ जाएगी दोबारा, और ये हमें अब की बार पॉइंट मिलेगा 4 डैश यहाँ पे। तो देखो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ा या घटा, पहले इतना था अब इतना हो गया, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ा। लेकिन इसमें वर्क इनपुट में क्या हुआ, चेंजिंग, वर्क इनपुट में क्या हुआ, नो चेंज। तो हमारी जो COP है ये बढ़ेगी, यानी जब क्या होता है, सब कूलिंग होती है। तो ये देखो इतनी कूलिंग जो हुई है ना, इसे बोलते हैं सब कूलिंग।
ये जो इतनी हुई है इसे बोलते हैं सब कूलिंग। सब कूलिंग, तो सब कूलिंग का सीओपी पर इफेक्ट क्या पड़ता है? जब हम सब कूलिंग करते हैं तो सीओपी बढ़ती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका आप ये पीएच डायग्राम भी बना सकते हो। अब इसे हटा लेते हैं और इसका पीएच डायग्राम बनाते हैं। देखो ये हमारा था 2 नंबर पॉइंट, 1 नंबर पॉइंट और ये हमारा 3 नंबर पॉइंट। अब इसे सब कूल करना है, लेकिन हमें पता है कंडेंसर के अंदर सब कूल होगा तो कांस्टेंट प्रेशर पे होगा, तो हमने यहां तक लाइन लगा दी। ठीक है, उसके बाद में आइस एंथैल्पिक प्रोसेस, एंथैल्पिक कांस्टेंट, तो ऐसे आएगी लाइन और 4 डेस पॉइंट हमें ये मिलेगा। तो यहां पे देख लो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ रहा है, इसमें कोई अंतर नहीं आ रहा, तो एंट्रोपी हमारी सीओपी हमारी बढ़ेगी। अब आपको ये 4 प्रोसेस समझ में आ गई। ठीक है, 3 और 4, हाँ आपको ये 4 प्रोसेस समझ में आ गई। अब जो हमने स्टार्टिंग में 2 प्रोसेस की थी, कौन सी? कंप्रेसर के आउटपुट पर ड्राई सैचुरेटेड वेपर और आउटपुट पर और कौन सी? सुपर हीटेड वेपर। तो अब हम इसके एग्जाम्पल करेंगे। तो मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।